ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और हर कोई सर्जरी का अपना एक रिस्क फैक्टर रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो काफ़ी सारे उनके मन में डाउट्स होते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो आज हम उन कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्पज़ ये नहीं है कि आप इस चीज़ से अलार्म हो या डर हो, बस इसलिए बताया जाएगा ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो, क्योंकि ये जितने भी मैं डिस्कस करूँगा कॉम्प्लिकेशन ये मैनेजेबल हैं और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाय, आई एम डॉक्टर विकास नायक, एज सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट, अगर हम आते हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का जो मोस्ट कॉमनली या जो अर्लीस्ट पहले आता है वो होता है हेमाटोमा। हेमाटोमा मतलब जो आपकी जगह पे सर्जरी होती है, इधर आपका कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है या पार्ट रिमूवल हुआ है। सर्जिकल साइट पे ब्लीडिंग हो सकती है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड जमा हो सकता है। ये इवन दो सुनने में डरावना होता है या देखने में कभी कभी पेशेंट पैनिक करते हैं, बट ये परफेक्टिवली मैनेजेबल चीज़ होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लिए हमें कंजर्वेटिव माने कि जस्ट ऑब्ज़र्व करके या फिर माइनर सा प्रोसीजर से हम इसको एड्रेस कर पाते हैं। बहुत रेयर सिचुएशन होता है, कभी कभी हमें ओटी में लेके दोबारा से एक्सप्लोर, लेकिन इसमें कोई भी खतरे वाली बात नहीं होती, ना कि कोई स्ट्रेस या रिस्क वाली चीज़ होती है लाइफ को। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जो होता है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में, जिसको बोलते हैं सिरोमा। सिरोमा मतलब जैसे ब्रेस्ट में अंदर जहाँ पे टाके लगे होते हैं, घाव होता है, उसके नीचे पानी जैसा जमा हो जाना। ये बहुत ही कॉमन है। जैसे हम देखते हैं ये चीज़ को अप टू 80% पेशेंट जो ये सर्जरी करते हैं उनमें ये पाए जा सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, तो कारण पे अगर हम ना जाके हम ये सोचें कि क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो पहली चीज़ ये है कि इवन दो आपको लगेगा कि ये कोई मेरे साथ कुछ बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई, रिस्क हो गई है, तो इस वक्त बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि सिरोमा जो होती है जस्ट एक फ्लूइड कलेक्शन होता है, ना कि कोई इन्फेक्टेड चीज़ है या फिर कोई डरने वाली चीज़ है। इसको मैनेज करने के लिए हम जनरली क्या होता है, सर्जरी के बाद ड्रेन पाइप्स रखते हैं जिस ये फ्लूइड निकलता है। कभी कभी ड्रेन पाइप निकलने के बाद भी ये जो फ्लूइड कलेक्शन होता है जमा हो सकता है, तो हम इसको ओपीडी बेसिस पे, मतलब इसके लिए कोई ना एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है। कभी कभी हम एस्पिरेट मतलब सुई डाल के ओपीडी में ही एस्पिरेट कर लेते हैं, तो ये मैनेजेबल होता है। बहुत रेयर होता है कि कभी कभी हमें ड्रेन डालना पड़ता है। बहुत ही रेयर होता है कि इसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। कभी कभी अराउंड 5% पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं जिनका ये सिरोमा लंबे टाइम तक रहता है, बट ग्रेजुअली ये भी मैनेज होके कम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसको कोई डरने वाली बात नहीं है, ना कि कोई घबराने वाली बात है। तीसरी जो कॉमन चीज़ हो सकती है, जैसे ब्रेस्ट का हम करते हैं, आपका वो इधर कंप्लीट रिमूवल होता है, जो उसकी स्किन होती है कभी कभी उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जैसे पर्पल कलर के चेंज होते हैं या धीरे धीरे वो डार्क हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्किन फ्लैप नेक्रोसिस। ये किस लिए होता है, क्योंकि ये कभी जो हमारा स्किन फ्लैप होता है सर्जरी के बाद कभी थोड़ा पतला हो जाता है, या फिर उसकी थोड़ी ब्लड सप्लाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पेशेंट होते हैं कीमोथेरेपी लेने के बाद आती है, थोड़ी सी उनकी जो हीलिंग कैपेसिटी होती है थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। एंड वन ऑफ द और कॉमन काउज होता है कि किसी किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होते हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो स्किन होता है जहाँ जिससे हमने बंद किया होता है उसकी वैस्कुलरिटी अच्छी नहीं होती, तो ये काला पड़ सकता है। अगेन ये भी बड़ी इजीली ओपीडी बेसिस में मैनेज हो जाता है एंटीबायोटिक्स या कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी से। बहुत रेयर होता है कि कभी कभी हमें उस स्किन का पार्ट निकाल के दोबारा से स्टिचिंग करनी पड़ती है। अगेन ये ओपीडी बेसिस पे हो जाता है, कभी कभी हमें माइनर ओटी में लेके भी इसको हम एड्रेस कर पाते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट सर्जरी में फ्लैप लगा है कहीं दूसरी जगह से, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन करते हैं और रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, दूसरी जगह से अगर फ्लैप लाते हैं तो उस फ्लैप की भी कभी कभी वैस्कुलरिटी या कुछ दिक्कत आ सकती है, बहुत 5% या 10% केसेस में। उन केसेस में भी हम सेम वही अप्रोच रखते हैं कि इनिशियली जो होता है दवाई एंटीबायोटिक्स और वो देके ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है कि 1-2% में वो फ्लैप पूरा ही ख़राब हो गया, तो हमें रीसर्जरी करके उसको निकालना पड़ता है।
इवन दो ये बड़ी चीज़ लगे कि दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है, बट इसमें मेरे बोलने का इंटेंशन कोई डराने वाली नहीं है, बट ये है कि आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं तो आपको वो चीज़ बड़ी लगती नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग वाली चीज़ होती नहीं है। तीसरी चीज़ होती है जो बहुत टाइम पे वो माइनर लगती है, लेकिन पेशेंट के लिए काफ़ी ट्रबलिंग होती है, कि जब ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, कि सर्जरी का पार्ट ऐसे होता है कि कुछ नस होती है, जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है सर्जरी, क्योंकि निकालनी पड़ती है हमें। उसकी वजह से जो ब्रेस्ट का स्किन हो या जो हमारे आर्म्स होते हैं, जो आर्म्स के अंदर की तरफ, उन पे सुनपन आ सकता है, कभी कभी भारीपन लग सकता है। उसकी वजह से उनको लगेगा कि उसमें सूजन आ रही है या फिर कुछ अजीब सा सेंसेशन, कोई कोई को बोलते हैं कि हमें कोई चींटी काट रहा है, तो ये एबनॉर्मल सेंसेशन आ सकते हैं। ये भी वेरिएबली बहुत कॉमन होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा डिस्ट्रेसिंग होता है उनको, एक अजीब सा सेंसेशन, क्योंकि कुछ कपड़ा लगा कुछ लगा, उनको सेंसेशन नहीं आता उस जगह पे। अगेन ये वाली चीज़ कुछ केसेस में ये ओवर द टाइम थोड़ा इम्प्रूव करके रहती है। बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है कि कुछ पेशेंट्स में ये परमानेंट होती है, इवन दो इससे इनको आगे जाके कोई लॉन्ग टर्म या उसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं होती है, बस एक इसको एक डिस्ट्रेसिंग सा होता है कि मेरे में एक सेंसेशन नहीं आ रहा, अदरवाइज़ इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। जो मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म माने जिसको 1 साल 2 साल बाद एक चीज़ जो बहुत कॉमनली होता है वो होता है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा बोले तो जिस साइड की सर्जरी होती है, इधर उस आर्म का, जैसे पूरा हाथ का ऊपर से लेकर नीचे तक सूजन आ सकती है। सूजन किस वजह से आती है? अगर आपका ब्रेस्ट सर्जरी होता है तो आप ये जानते होंगे कि ब्रेस्ट के साथ हम एक्जिला की भी सर्जरी करते हैं, जहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं। जब भी हम ये लिम्फ नोड्स वगैरह निकालते हैं तो इन्वेरिएबली पार्ट होता है जो हमारी लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है, लिम्फेटिक का फंक्शन ही होता है, जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है उसको हम बॉडी से वापस लेके दोबारा से सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में डालते हैं। तो जब ये हम सर्जरी करते हैं वो साइकिल टूट जाता है और वो फ्लूइड हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जा नहीं पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, ओवर द टाइम वो चीज़ स्वेलिंग या इडिमा के आकार में मिलता है। जैसे कभी कभी आप लोग नोटिस करेंगे कि उस हाथ में अगर कोई रिंग पहना है या कोई बैंगल्स या कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो उसमें आप देखोगे एक मार्क सा बन जाता है, क्योंकि वो सूजन हो जाती है। तो ये फिर अगेन एक सब में नहीं होता है, इसका अराउंड 10% केसेस से लेके 40% डिपेंडिंग किस तरह की आपकी सर्जरी हुई है। आजकल ऐसा हो गया कि जो सर्जिकल काफ़ी रिफाइंड हो रहे हैं और इम्प्रूवमेंट आ रही है, सेंटिनल लिम्फ नोड की सर्जरी होती है, जिससे इसके इंसिडेंट हम और कम कर पाते हैं। अगर ये आपका लिम्फेडिमा होता भी है तो इसके बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो हम, इसका एक अलग वीडियो भी है, आप इसमें देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं वो लिम्फेडिमा एक्सरसाइजेस है जिसको कम कर सकते हैं। अगर आता है तो कभी कभी सूजन अपने आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे हाथ रखना है, और कुछ स्पेशल टाइप के बैंडेजिंग्स होते हैं या फिर उसमें एक स्टॉकिंग्स आते हैं जो हम पहन के इसके इंसिडेंट्स कम कर सकते हैं और इसको फर्दर प्रिवेंशन बढ़ने से रोक सकते हैं। और एक चीज़ होती है, कभी कभी हमें अगर लगता है कि इतनी लिम्फ नोड जब निकालते हैं, जितना ज़्यादा निकालेंगे इसके इंसिडेंट्स बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ड्यूरिंग द सर्जरी ही या कभी कभी बाद में भी सर्जरी करके हम उस नसों को जोड़ सकते हैं, जिससे ये लिम्फेडिमा की इंसिडेंट्स कम हो सकते हैं, जिसको हम लिम्फा सर्जरी भी बोलते हैं, जिससे लिम्फेडिमा का इंसिडेंट्स कम हो सकता है। देन अगर जो ऐसा जिसको मैं रिस्क या कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत पेशेंट्स जो फीमेल पेशेंट्स आते हैं आके बोलेंगे कि हमारा सर्जरी तो हो गया, ब्रेस्ट जब निकाल देते हैं वो एक खाली सा जगह बन जाता है, तो जो आर्मपिट होती है, एक्स्ट्रा फैट होती है, वो एक फोल्ड जैसा बन जाता है। उनको बोलते हैं डॉक्टर साहब ये कुछ चुभ रहा है, कोई गांठ तो नहीं है। एक्चुअली वो कोई गांठ नहीं होता, वो एक एक्स्ट्रा चर्बी या फिर फैट का एक पैड रहता है जो इनको एक अलग से फील होता है। ब्रेस्ट की वजह से क्या होता है ना, एक ओवरऑल फिलिंग आती है तो उनको रियलाइज़ नहीं होता। जब ब्रेस्ट पूरी रिमूव हो जाती है वो एक पैड की तरह लगता है और वो उनको एक आर्म्स में चुभता है। तो ये कोई रिस्क या कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये एक डिस्ट्रेसिंग सा है कि ये क्या हो गया, ये गांठ सा जैसे क्यों फील हो रहा है। ये बहुत कॉमन वाली चीज़ जो होते हैं इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। देन आता है एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फैट नेक्रोसिस,
जो कि कॉमनली जब हम ब्रेस्ट कंजर्व करते हैं, जैसे पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते, एक पार्ट निकालते हैं, बाकी का जो ब्रेस्ट फैट रहता है कभी कभी हम उसी फैट से लेके वो डिफेक्ट जो गड्ढा निकलता है उसको भरते हैं। उसकी वजह से फैट नेक्रोसिस मतलब जो अंदर की चर्बी होती है उसमें थोड़ा सा जो सप्लाई ब्लड सप्लाई होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो नेक्रोस मतलब थोड़ा डेड हो जाता है। एज सच उसमें आपको कोई जो मोस्ट कॉमनली फील होता है इधर पेन हो सकता है, और सबसे डिस्ट्रेसिंग होता है कि जो स्टिच साइट होता है वहाँ से कंटिन्यूसली पानी आता है। तो आप जैसे कपड़े पहनते हो बार बार गीला हो जाता है सर्जरी के बाद, तो वो पानी बनता है। देन अगेन इसके लिए जो हम स्टार्टिंग में होता है कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं कि दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उससे ये रेस्पॉन्ड करके हील हो जाता है। बहुत ही रेयर होता है कि अगर बहुत ही एंटीबायोटिक्स या देने में हील नहीं हो रहा है या फिर हमारे फर्दर थेरेपी में हमें लगता है कि डिले हो सकता है, तो हम इसको सर्जिकली रिमूव करके दोबारा से एक सर्जरी करके करते हैं। इवन ये एक छोटी सर्जरी होती है, ऐसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग वाली चीज़ नहीं होती। देन अगेन जो ब्रेस्ट के तो नहीं है, एक्जिला जैसे हमने बताया था कि एक्जिला की भी सर्जरी होती है। जब होता है इससे आर्म्स जो अपना शोल्डर जॉइंट होता है पेन की वजह से हो या फिर वो स्टिच साइट की वजह से हो, बहुत टाइम पे उनके वो शोल्डर जॉइंट स्टिफ हो जाता है इमीडिएटली, मतलब सर्जरी के बाद। एज सच कोई सर्जरी की वजह से नहीं होता, वो पेन की वजह से पेशेंट जो है वो डरते हैं, और दूसरा कारण होता है उनको लगता है कि अगर वो मूवमेंट करेंगे तो स्टिचेस खुल जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आपका सर्जन जो भी ऑपरेट करता है वो आपको अच्छे तरीके से समझा सकता है कि आप कितना मूवमेंट कर सकते हैं, कितना एक्टिविटी आपको अलाउड है, रेस्ट्रिक्टेड है तो कितना रेस्ट्रिक्टेड है, और कितना मूवमेंट, वो आप ज़रूर उनसे ये पूछ सकते हैं। बट यूजुअली जो रहता है सर्जरी के बाद हम सबसे जल्द से जल्द आर्म मूवमेंट के लिए एडवाइस करते हैं, आर्म फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, ये भी हमारा एक वीडियो है, आप देख के जान सकते हैं डिटेल में कि आर्म फिजियोथेरेपी कैसे की जाती है, सो दैट ये जो हमारा फ्रोज़न शोल्डर वाला कंपोनेंट है सर्जरी के बाद वो चीज़ इंसिडेंस कम हो और फ्यूचर में जाके आपका कोई भी मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन ना आए। नेक्स्ट जो आता है बड़ा इल डिफाइंड सी चीज़ होती है कि आप सर्जरी हो जाता है, सब कुछ होता है, बट उसके बावजूद भी आपको लगता है कि वहाँ पे एक जैसे ब्रेस्ट आपका पहले था वो सी सेंसेशन आ सकता है, जिसको हम फैंटम ब्रेस्ट भी बोलते हैं। बहुत कॉमन नहीं है बट हो सकता है, ये भी एक नॉर्मल फेनोमेनन है। कभी कभी ऐसा हो सकता है जिस सर्जिकल साइट होती है वहाँ पे आपको एबनॉर्मल पेन्स कभी लगेगा कि सुई चुभ गया या कोई जैसे चींटी काट रहा है, बड़ा एबनॉर्मल पेन सा सेंसेशन, ये भी आ सकते हैं। ये भी कॉमन चीज़ है, इसको भी घबराने वाली बात नहीं है। एसओएस बेसिस पे हम पेन किलर मेडिकेशन या कुछ नर्व एजेंट्स भी हम देते हैं मल्टीविटामिन के फॉर्म में, उससे भी ये मैनेज हो जाता है। एज सच कोई लॉन्ग टर्म वाली चीज़ या प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। आखिर में अगर हम आते हैं तो जो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो हमको मालूम है किसी किसी केस में हम इम्प्लांट डालते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट होता है प्लास्टिक सर्जरी के बेसिस। कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन वो इम्प्लांट रिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि इम्प्लांट कभी कभी उसका पोजीशन चेंज हो जाता है जिसको कॉन्ट्रैक्चर की वजह से होता है, या इम्प्लांट का पोजीशन की वजह से एक हार्ड सा मास जैसा बन जाता है जो कि लगता है कि कोई कैंसर तो नहीं बन गया, डिफ़िकल्ट होता है बहुत। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इम्प्लांट की जो प्रॉब्लम रिलेटेड रहती है उसको हमें निकाल के चेंज भी करना पड़ता है उस चीज़ को, इम्प्लांट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तीसरा होता है कि इम्प्लांट की वजह से, जैसे मैंने पहले बताया था, सीरोमा बनता है, उसकी वजह से थोड़ा लॉन्ग टर्म सीरोमा भी बन सकता है। मैनेजेबल होते हैं, दिक्कत नहीं है। लास्ट रिजॉर्ट में जो सर्जिकल हम मैनेज करते हैं उस चीज़ को कि उसको निकालना पड़ सकता है। तो अभी तक जितने भी मैंने आपको बताए, क्योंकि आप जानते हैं आप कभी भी सर्जरी ब्रेस्ट की कराएंगे ये सरफेस सर्जरी होती है और ये डे केयर सर्जरी के हिसाब से भी माना जाता है, तो एज सच लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट एक पेशेंट के लिए ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं डिस्ट्रेसिंग होते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि मेरे को ये पेन हो रहा है, ये जा नहीं रहा है, ये मेरा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, ये पानी बार बार जम जा रहा है। कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, बट पेशेंट के लिए डिस्ट्रेसिंग वाली चीज़ होती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, पहले से अवेयर हो, तो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, आप मेंटली वेल प्रिपेयर्ड होते हैं और
मैनेजमेंट पार्ट तो हम करते ही हैं, बट अगर आप मेंटली एंड इमोशनली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो तो हमने नोटिस किया है कि लॉन्ग टर्म में उनको काफ़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता है और पोस्ट सर्जरी अच्छे से कोप अप भी कर पाते हैं। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको जो भी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी रिलेटेड रिस्क कॉम्प्लिकेशन जो भी है आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर आपने कोई और चीज़ फेस किया हो, आप हमें ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपको उसका रिप्लाई दे सकें। नमस्कार, थैंक यू।